नमस्कार साथियों, मैं लोकेश पांडे। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 0 से लघु एक्सप्रेस न्यूज को। आज हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर जिले के एक सुप्रसिद्ध गांव रुदौली में हुई है, जो कालीकन मंदिर के जस्ट पूर्वी क्षेत्र में निवसित है। आज हम उत्तर प्रदेश के माने जाने कॉमेडियन व सिंगर झुल्लुर दादाजी से हमारी मुलाकात हो रही है, जो हमारे समीपस्थ बगल बैठे हुए हैं। तो हमारा आज कुछ विवेचन इनके वक्तव्यों पर होगा। हम जानना चाहेंगे कि झुल्लुर दादा आखिर में इतना प्रसिद्ध कैसे हुए। तो झुल्लुर दादा, सबसे पहले अपना परिचय बताते हुए। सभी हमारे जितने भी क्या चैनल क्या है आपका, लघु एक्सप्रेस न्यूज, लम्बुआ एक्सप्रेस न्यूज, जितने भी श्रोता हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं लम्बुआ एक्सप्रेस न्यूज पे पहली बार मैं अपने रियल गेटअप में मैं आज जो है न्यूज देने चल रहा हूं। तो इसके लिए आप सब आशीर्वाद जरूर बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, हमारे दरवाजे पे आए आप। बहुत अच्छा। लोकेश पांडे जी। तो इस प्रकार भैया जी ने अपने वास्तविक लुक में जो है हम लोगों से स्वयं को परिचित कराए। तो भैया जी से मैं जानना चाहूंगा कि भाई, भारत में ही नहीं वरन विश्व में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए, किंतु आप इसी प्लेटफॉर्म को ही क्यों चुने? ऐसा है कि जैसे मेरे अंदर जब से मैंने होश संभाला जी, तो मैंने देखा कि नौकरी, कुछ अदर टाइप में बिजनेस सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों के बीच में लोकप्रिय होना, पब्लिक को अपने ऊपर अट्रैक्शन बनाना, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। अच्छा, जब आप ऐसा करेंगे तभी समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जैसे हमारा मकसद ये था कि जितने समाज में कुछ ऐसी प्रकार की अराजकताएं हैं कि उसको खत्म किया जाए। हालांकि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रयास करूंगा, हो सके लोग देखें और इस प्रकार वो भी करने का प्रयास करें कि अपने भारत देश की अराजकताएं खत्म हो। अगर ऐसा तभी हो सकता है जब पब्लिक का अटेंशन आपके पास हो, आपको लोग सुने, आपको लोग जाने। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि गाना बजाना नाचना। भैया जी ने बताया कि समाज में कैसी अपनी एक अलग लोकप्रियता बनाएं, इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना। जब से होश संभाला है तब से जो है भैया जी मनोरंजन के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। भैया जी ये बताइए कि आप पहले कॉमेडियन से अपनी शुरुआत किए, किंतु बाद में आपका प्लेटफॉर्म जो है सिंगिंग के क्षेत्र में भी रहा। तो बताइए प्लेटफॉर्म कैसे बदला? देखिए, कारण ये था कि जैसे मैं पहले जब मेरी शादी हुई तब मैं, हाँ, जैसे ये तो गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। इसको आप सामवेद भी बोला जाता है, संगीत, कला, नृत्य। वो तो मेरे अंदर भगवान ने ही वो वरदान दिया था जब मैंने जन्म लिया। लेकिन उसको निखारने के लिए मैंने प्रयास कब करना चालू किया, जब मैंने अपने अंदर को जाना कि भाई, पहले मैं डायमंड का काम करता था, रहता था सूरत में। तो डायमंड के काम करते करते मैं गाया गुनगुनाता करता था। तो मेरा सेठ आके बोला, यार तू काम में ध्यान कम देता है, गाना बजाना ज़्यादा करता है। तो देखते देखते डिस्टर्ब हो गया। तो उसने मेरे को एक ऑफिस में बुलाया, सही सलाह दिया, बेटा तेरा दिमाग इसमें नहीं लग रहा है, तू असफल हो जाएगा। अगर तुमको सफलता पानी हो तो सब कुछ भुला दे। जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, कितना भी तुम्हारी जिंदगी में कष्ट आए, लेकिन एक अपने लक्ष्य में लग जा गाना बजाना। तो मैंने वो चीज़ चालू किया। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे अंदर आया कि लोगों को देखा कि समाज बहुत घृणित निगाह से देख रहा है। इसका कारण है कि संगीत को लेके या कला को लेके लोग इतनी मतलब गंदा दुष्ट काम कर रहे हैं, जैसे कि आधे कपड़े पहनना है और गंदे गंदे वीडियो को दिखाना, उसको लोगों में करना। तो ये सब मैंने देखा, तो मैं सोचा कि लगता है कि हमारा संगीत, हमारा कला इस कलयुग में बहुत नीचे स्तर पे लोग ले जा रहे हैं। झुल्लुर दादाजी ने बहुत ही भावुक होने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा का जो वर्चस्व प्राचीन समय में रहा, उसको निम्न स्तर पर लाने का श्रेय हमारे जनमानस का जो है
उसको फिर से एक धरोहर के रूप में, एक विरासत के रूप में हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे हमारी पीढ़ियां भी अपनी संस्कृति की ओर बढ़ें। तो इस प्रकार से मैं अपने भाई झुल्लू दादा जी से ये जानना चाहूंगा कि आज जो ये आपका वास्तविक स्वरूप सबके समक्ष दिख रहा है, क्या आप इस स्वरूप को अपने कृत्य वाले स्वरूप में, अपने जो वीडियो वाला स्वरूप आप लेते हैं, धारण करते हैं, दोनों में आपको क्या महसूस होता है? अच्छा, ये आप पिछला सवाल पूछे थे तो वो मैंने बता नहीं पाया कि आपने ऐसा रूप क्यों धारण किया। जी, इसका कारण था, आप बीच में ही माइक हटा लिए जी, इसका कारण ये था कि मैं झुल्लू दादा का गेटअप इसलिए लिया कि जब देखा कि गीत संगीत को लेके लोग एकदम जैसे कि ले डूब रहे हैं, जी, जी, मैं सोचा कि अगर पब्लिक को अपनी तरफ मोड़ना है तो कुछ अलग सा करना पड़ेगा। अन्यथा आज ज्यादातर लोग एक सुंदर लड़की हो या ऐसे कुछ फालतू फालतू कपड़ा पहन के आए वीडियो में, तो लोग उसको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जी, जी। आजकल लड़कों को ज्यादा कम लाइक करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं। जी। तो मैं सोचा कुछ ऐसा करूं, कुछ यूनिक करूं, तो मेरे ऊपर लोगों का अट्रैक्शन आएगा, तो मैं शायद तब पब्लिक को अपने ऊपर अट्रैक्शन लेके कुछ उनको संदेश दूं कि हमारे देश की अराजकता खत्म हो सके। इसीलिए कुछ कारण ये भी था कि मैंने झुल्लू दादा का गेटअप लिया और वो मेरा सफल हुआ। जैसे कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई अच्छा कर्म करने के लिए आप छल भी करते हैं तो वो उसको छल नहीं कहा जाता। जी, बिल्कुल बात सही है। तो मैंने किया, वो छल ही है, गेटअप चेंज करना, फिर लोगों के बीच में अपनी छवि बनाना। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा दोस्तों। फिर भी आज तक जब से झुल्लू दादा वायरल हुआ है, कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो लोगों अपने समाज की मतलब कुछ ऐसा छवि गलत हो। जी, ऐसा कुछ मैंने किया नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा घर है, मेरा लोकेशन है। मैं एक नई फिल्म इंडस्ट्री मतलब काम करने का एक नया निर्माण कर रहा हूँ। एक आता है पूरा बाउंड्री करवा रहा हूँ, यहाँ से छोटा सा स्टूडियो रख रहा हूँ ताकि ऑडियो वीडियो का काम हो सके। मैं टोटल अपने देश की अराजकताएं खत्म करने के लिए इस टाइप में मैं छोटी छोटी मूवी बनाया करूँगा। मेरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को कुछ सीखने का मिले और आप लोग करने का भी प्रयास करेंगे। तो यही था मेरा झुल्लू दादा का गेटअप। मतलब झुल्लू दादा का गेटअप जो मैंने किया था, यही था मेरा मकसद। तो झुल्लू दादा जी, हमारे प्रश्नों का आप जवाब देने से पहले हमें आप अलग डायरेक्शन में ले गए। ये आप बताए नहीं कि आपको कैसा महसूस होता है वह ड्रेस पहनकर। अच्छा, वो ड्रेस पहनकर जी, जैसे मैं अपने रियल गेटअप में रहता हूँ तो इतनी मुझे एनर्जी नहीं होती। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं मैं फंस रहा हूँ। जी, त्रुटि आ ही जा रही जो कि हूँ वही, केवल गेटअप चेंज करता हूँ। लेकिन महादेव की पता नहीं ऐसी कृपा है कि जब मैं झुल्लू दादा का गेटअप में लेता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे जिह्वा पे सरस्वती माता विराजमान हो जाती है। जी, जी। मेरा लुक, मेरा एक्सप्रेशन लोगों को पसंद आता है। किसी के कारण मैं वो लुक मेरा तो सही मैं बताऊं तो भगवान का दिया हुआ वरदान। जी, और मैं इसके बारे में क्या कहूँ। ठीक है। झुल्लू दादा जी अपने वास्तविक स्वरूप को भी हमें दिखाए और उनके जो गेटअप हैं वीडियो के, उससे तो हम लोग परिचित हैं ही। तो अपने समाज में जितने भी हमारे फॉलोअर हैं, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, मैं उनसे ये जरूर एक प्रश्न से वाकिफ करवाना चाहूँगा उनको कि आज मैं जब झुल्लू दादा के समक्ष प्रस्तुत हो ही गया हूँ तो मैं झुल्लू दादा जी से जानना चाहूँगा कि आप अपने समाज को कैसा संदेश देना चाहते हैं कि कई लोग जो है पढ़ाई में अपना जो है 30 साल 35 साल बर्बाद कर जाते हैं, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो क्या हमें जरूरी है कि हम अध्ययन ही करें या हम बिजनेस ही करें कि अपने मन चाहे कार्य को करें? झुल्लू दादा, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखो, हालांकि मैं ज़्यादा मतलब किताबी ज्ञान तो मुझे नॉलेज है नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी सीखा इस प्राकृतिक से, समाज से मैंने सीखा हूँ, वही एक्सपीरियंस आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। लोग बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं पढ़ाई का टारगेट की नौकरी करना है। जी, तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुझे नौकरी करना है। बिल्कुल भाई, इतने करोड़ जनता है अपने भारत में, तो सबको नौकरी तो मिल नहीं सकती है, सरकार सबको नौकरी दे नहीं सकती है।
पढ़ाई का मतलब ज्ञान है। अगर आपके अंदर बुद्धि विवेक ज्ञान होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि पढ़ाई में भी लोग अपने बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता छोड़ के एक अलग कल्चर में पालना चाहते हैं, जी जो कि हमारा कल्चर है ही नहीं। बाद में उनको खुद खराब लगता है माँ बाप को कि मेरा बेटा तो बिगड़ गया, मुझे छोड़ के चला गया, शादी कर दिए, पत्नी को लेके एक रूम में कहीं रह रहा है बाहर, हमको ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो भाई बीज तो आप ही ने बोया है ना, पहले तो बच्चों को आपने अलग कल्चर दिया। जी। ज्यादातर लोग कहते हैं ना मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, फलाना कर रहा है। बच्चा जैसे बोलेंगे अपने बच्चों को, ये क्या, जैसे कोई जैसे काम करता है ना तो उसको गंवार समझा जाता है। बिल्कुल, आज की यही कल्चर रही है ना, आज यही संस्कृति है। अक्सर करके मैं देखता हूँ हर घर में बच्चों को बेटा बाय करो ना, ये कल्चर होता जा रहा है। तो मैं यही सभी से कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपने भारतीय और अपने देश की संस्कृति सभ्यता में उनको ज्ञान दीजिए, एक अलग कल्चर मत अपनाइए, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि कई गुना ज़्यादा तरक्की पे अन्य देश हैं जो अपने कल्चर को लेके चलते हैं, वो कभी हिंदी नहीं बोलते हैं। तो क्या हम अपने कल्चर में अपनी तरक्की नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि भाई अपने यहाँ तो थोड़ा वो ईगो एटीट्यूड ये सब ज़्यादा है ना, प्यार मोहब्बत दिल लगी है। तो प्यार मोहब्बत एटीट्यूड दिल लगी कुछ ऐसे शब्द हैं जो इसके कारण कुछ लोग अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। ये सब छोड़िए, अपने भारतीय और संस्कृति और सभ्यता में रहिए। अपने गांव देश की जो पेड़ पौधे हैं, खेत खलियान हैं, उनको सजो के रखिए, बहुत तरक्की करेंगे आप। मैं भी इसी मिट्टी से जुड़ के काम किया हूँ, आज आप सबका आशीर्वाद है जो इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। यही संदेश है हमारा। बहुत ही गूढ़ बात बताते हुए झुल्लू दादा ने बताया कि प्रकृति और पर्यावरण से संपर्क बनाते हुए अपनी मिट्टी से जुड़ने का प्रयास हम सभी जनमानस को करना चाहिए। इतना बड़ा रहस्य जो आज भैया को कामयाबी पर ले जाने का काम किया है, कोई बताने का काम करता नहीं है। मैं झुल्लू दादा से ये जानना चाहूंगा कि अपने समाज में ये बताएं वो कि किस प्रकार से वो इस फील्ड में पहली बार आए। इस फील्ड में तो मैंने बहुत संघर्ष किया। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस फील्ड में आने का मतलब था, पहले एक समय था ना कि जब हमारा समाज अनुमति नहीं देता गीत संगीत के क्षेत्र में आने से। तो मैं पहले भी प्रयास किया करता था। जैसे पहले तो कुछ ऐसा साधन था नहीं, तो जैसे गांव में बारात आ गई तो बाजा बजने लगा, तो उसमें डांस करना, तो मेरी हरकतें पहले से थी। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से समाज ने मुझे इग्नोर किया, तो मैं धीरे धीरे 12 साल के ही उम्र से मैं अपने जीवन को अलग जगह पे मैंने प्रस्थान किया। बड़ौदा एक है जो है, हाँ बड़ौदा में एक स्टूडियो है, आप सुने होंगे, रामानंद सागर। जी जी, अरे बहुत प्रचलित जो है, छोटा लेकिन प्रचलित जो है स्टूडियो है। जैसे पहले पेपर में छोटी छोटी एड आया था, तो पहले ऐसा तो था नहीं कि मोबाइल में एड आती थी। मैं बगल में अपना कंधईपुर बाजार है, तो यहाँ पे कभी कभी जाता था। 12 साल 14 साल की उम्र थी, तो कंधईपुर स्कूल में सुभाष माध्यमिक विद्यालय में मैं पढ़ाई करता था। तो कुछ क्षण के लिए मैं चौराहे में जाके छोटी छोटी एड देखा करता था कि कुछ ऐसा मुझे अलग दिशा मिले, क्योंकि समाज तो मुझे दिशा दिखाने वाला नहीं था इस क्षेत्र में। मैंने देखते देखते एक छोटी एड देखा कि रामानंद सागर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए संपर्क करें। उस पर मोबाइल नंबर लिखा था, वाला रिसीवर था। उस पर मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद गया तो वो मुझे वहाँ तक पहुँचाए, बड़ौदा रामानंद सागर की उसमें। वहाँ पे एक नई रामायण बन रही थी, धर्मवीर जी सीरियल, अलादीन का चिराग और महिमा सनी देव की, बहुत सारे सीरियल वहाँ पे शूट हो रहे थे। तो मैं गया, बड़ा खुश हुआ देख करके। मुझे पहले क्राउड का काम मिला, क्राउड मतलब भीड़ भाड़ जनसभा इत्यादि करना, तो उसमें मिला। तो फिर भी मैं खुश था, चलो कम से कम यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। धीरे धीरे किया तो मुझे प्लेटफॉर्म मिला। तो धीरे धीरे मैं थोड़ा ऐसा हुआ, नहीं यार यहाँ पे मुझे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी सोचा नहीं, हासिल के मतलब यहाँ पे रहेंगे, कुछ तौर तरीका देखेंगे कैसे शूटिंग होती है कैसे। कुछ देर रहा तो वहाँ से चला आया। कोई सीखने को बहुत मिला, कामयाबियाँ तो नहीं मिली लेकिन सीखने को बहुत मिला। फिर यहाँ पे आए, अपनी शुरुआत की।
यही मेरी शुरुआत है कि पहला कदम मैंने रखा रामानंद सागर स्टूडियो में। जी। तो इस प्रकार से मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि जिस प्रकार से अगर सर्प फनफनाना शुरू करे तो बंगाली उसे कभी ना कभी दबा ही देता है। तो क्या इंडस्ट्री में आपकी लोकप्रियता बढ़ते समय आपको लोगों ने दबाने का प्रयत्न किया? देखो, इंसान के बस में तो भैया कुछ है नहीं। इंसान सिर्फ इतना कर सकता है कि अपना फालतू का दिमाग चला सकता है जी। और दिमाग कब तक चलाता है? जब तक उसके पास पैसा होता है। बिल्कुल। बाकी कुछ लोग हैं हमारे भी साथ ऐसा कुछ दिमाग चलाने का प्रयास किए कि इनको दबाया जाए, थोड़ा सोशल मीडिया के रेशियो से इनको दूर किया जाए। बहुत लोगों ने प्रयास किया, हालांकि नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी हमारे साथ में भी ऐसा हुआ और मुझे इस बात का कोई कष्ट भी नहीं है। कहते हैं कि जब पत्थर पे हथौड़े की चोट ना पड़े वो कभी भगवान की मूर्ति नहीं बन सकती। बिल्कुल बात सही। जब तक तराशा ना जाए मूर्ति ये बन नहीं सकती। अगर इतनी आसानी से किसी को कामयाबी मिल जाए वो कभी देखने के पात्र नहीं हो सकता है, पूजने के पात्र नहीं हो सकता है। तो मैं भी उसको एक्सेप्ट किया और आके मैंने एक इस समाज से दूर एक अलग ढंग का काम करने का प्रयास मैंने अपने गांव में कर रहा हूँ। भगवान ने मुझे बहुत खेती बाड़ी दी है और इसी में मैं एक सोच रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का सेटअप बनाऊँ, इसी में मैं काम करूँगा। वैसे भी मुझे इस समाज को लेकर मैं देख रहा हूँ जैसे आजकल के फिल्माए जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे देश के भविष्य या बच्चे को या जनमानस को बिगाड़ रहे हैं। आपने भी देखा होगा। जी जी। इसीलिए कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, मुझे काम भी नहीं करना है लोगों के साथ। मुझे एक अपनी अलग छवि बनानी है, अपना अलग ढंग और अलग तरीके से काम करना है। तो इस प्रकार से पुनः मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज के फिल्मों में सामाजिक कुरीतियों का प्रदर्शन हो रहा है, क्या हमारे जुल्लू दादा ये जो है दूर करने का प्रयत्न करेंगे कि हमारी जो आने वाली नवागत पीढ़ियां हैं ये अपने कल्चर, अपनी संस्कृति तथा अपनी सभ्यताओं से रूबरू होते हुए एक नई फिल्म को देखने का काम करेंगे? जी, कुछ ऐसा ही मन में विचार है। अगर आप सबका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं जरूर करने का प्रयास करूंगा। बाकी ये शरीर है, आज है कल नहीं है, फिर भी जब तक इस शरीर में जान है तो मैं यही प्रयास करूंगा कि ज्यादातर अपने स्वार्थ में ना काम करते हुए समाज के लिए कुछ न कुछ किया जाए, ताकि हमारा समाज का संतुलन अच्छा हो। झुल्लू दादा ये बताएंगे कि सांग के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में जो आप एक हस्ती के रूप में उभर रहे हैं, इस दौरान आपको किन किन कठिनाइयों से संघर्ष करना पड़ा अथवा जूझना पड़ा? अब कठिनाइयों की बात किया जाए, जैसे कहते हैं कि कोई भी अगर मार्ग जो है आपका जो मार्ग है, आपका लक्ष्य बड़ा है, तो कठिनाइयां तो संभव है। स्वाभाविक बात है, कुछ कठिनाइयां। कुछ कुत्ते भी भूकेंगे, कुछ भूत प्रेत, काली शक्ति, ऊपरी बाधाएं भी आएगी। जी जी। कहीं रोड साफ होगा तो कहीं कचड़े आएंगे, कहीं नदी नाला भी पड़ सकता है। बिल्कुल। वो भाई अगर कोई लक्ष्य, कोई टारगेट उस रास्ते पे चल रहे हैं तो बहुत आए हमारे जीवन में। यहाँ तक कि मैंने बाहर जाके कमरे की, रूम की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई है तो मैं शहरों में जाके अहमदाबाद, मुंबई, रोड पे भी सोया हूँ और चना खा के 5-5 रुपये का, 2-2 रुपये का चना खा के मैं पानी पी के सोया हूँ। मतलब फिर भी वो बात का मुझे मलाल नहीं है, कोई कष्ट नहीं था। मुझे बचपन से ही ऐसा क्यों नहीं लगता था कि आज दुख है तो कल सुख होगा, आज सुख है तो कल दुख होगा। सुख दुख एक जीवन के एक अंग है, ये तो आना है, लेकिन घबराना नहीं। तो यही मैंने किया, आज सुख है तो कल हो सकता है मुझे दुख भी आए। तो मैंने संघर्ष किया, बहुत सारे हमारे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, खाना नहीं मिला, ठंडी में ओढ़ने का चादर नहीं मिला। घर तो मेरा ठीक है, घर तो मेरा संपन्न है, लेकिन कहते हैं कि घर में रह के आप जो है तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं प्राप्त। ये बाहर रह के ये सब
काम किया। बहुत बड़ी बात बताते हुए भैया ने बताया कि अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, कहने का मतलब है अल्प समय में अगर आप घर त्याग कर रहे हैं तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। और दूसरी बात बताते हुए भैया जी ने बताया कि अगर लक्ष्य आपका बड़ा है तो कठिनाइयां भी बड़ी होंगी, बिल्कुल। तो जिससे हमें डरना नहीं है। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए लोकेश पांडे, जिला संवाददाता। आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट 0 से लगभग एक्सप्रेस न्यूज को। जय हिंद, नमस्कार साथियों।